नंबर 10 पर है। टीम ने 13 में से अब तक केवल 4 मैच ही जीते हैं और उसके पास 8 ही अंक हैं। वहीं लखनऊ की बात की जाए तो इस टीम ने 13 में से 6 मैच अपने नाम किए हैं, उसके पास 12 अंक हैं। देखना होगा कि कौन सी टीम जीत के साथ अपने अभियान को समाप्त करने में सफल रहती है। तो आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। आज के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए मुकाबले की। आईपीएल 2024 में सनराइजर हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। हैदराबाद में गुरुवार शाम से रात तक बारिश होती रही। ऐसे में अंपायर्स ने दोनों कप्तानों से चर्चा कर मैच रद्द करने का फैसला लिया। दोनों टीमों को एक एक अंक दिए गए। इसके साथ ही सनराइजर की टीम मौजूदा सीजन के प्लेऑफ में पहुंच गई है। हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी। अब टीम 19 मई को पहले मैच में पंजाब को हराकर 17 अंक तक ही पहुंच सकती है। दूसरी ओर गुजरात का लगातार दूसरा मैच बारिश में धुला है। गुजरात 14 मैचों में से अगर बात करें तो 12 अंक हासिल किए हैं और पिछली बार टीम प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई थी। जबकि प्ले ऑफ की बात अगर करें तो कोलकाता को प्लेऑफ का टिकट मिल गया था। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच की। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ की टीमों के बीच अब तक कुल मिलाकर 5 ही मैच खेले गए हैं, जहां लखनऊ की टीम बाजी मारती नजर आ रही है। इन 5 में से 4 मैच लखनऊ सुपर जायंट ने अपने नाम किए हैं, वहीं एक मुकाबला मुंबई की टीम ने जीता है। तो ऐसे में मुंबई और लखनऊ के बीच साख बचाने की लड़ाई है। किसके नाम होगी टूर्नामेंट, ये अहम सवाल होगा। इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे और हम जानेंगे तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उमेश शर्मा, एडिटर क्रिक ट्रैकर जुड़ गए हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं कि मुंबई का आज पहले होम ग्राउंड पर आखिरी मुकाबला है। क्या हार्दिक पांड्या ब्रिगेड शानदार प्रदर्शन कर पाएगी? प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? क्या समापन जीत से होगा? देखिए सर, वैसे तो अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करें तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं पहले भी जब मैं शो में इसी शो में बैठकर मैं वो मुंबई के बारे में बात कर चुका हूं, क्योंकि इस सीजन की शुरुआत से यानी जो शुरू के जब एक दो मैचेस देखे थे नए निके, तो उससे ही अंदाजा लग गया था कि इस टीम ने इस सीजन में कुछ खास करना नहीं है। क्योंकि क्रिकेट को छोड़ के मुंबई इंडियंस कैंप में सब कुछ हो रहा है। बातें हो रही हैं, बयानात हो रहे हैं, वीडियोस बाहर आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बाहर आ रहा है। तो ये चीज है कि इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, आज उनकी कोशिश क्रिकेट पे कम से कम एक मैच, आखिरी मैच है आज उनका होम ग्राउंड पे भी, और आईपीएल कैंपेन, इस कैंपेन का भी लास्ट मैच है उनका। तो कम से कम आज उनका फोकस अगर क्रिकेट पर रहता है तो उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम जो भी विवाद हुए हैं उन सबको भूल के एक अच्छे अच्छे नोट पे टूर्नामेंट का एंड किया जाए। बाकी फिर आगे समझा जाए, टूर्नामेंट के बाद वो उन चीजों में देखें पीछे मुड़ के कि क्या हमसे कमियां रह गई। खैर वो तो कमियां ही कमियां मिलेंगी, अगर पीछे जाके देखेंगे पता चलेगा कि मैनेजमेंट ने कितनी गलतियां करी और क्या क्या कुछ भुगतना पड़ा उनको। वो सब बहुत जरूरी है। मैं क्योंकि क्रिकेट के अलावा मुंबई इंडियंस में सब कुछ हुआ है, अगर आप मतलब मेरे नजरिए से अगर मैं कहना चाहूँ तो। बिल्कुल। अच्छा, वानखेड़े स्टेडियम की अगर बात करें तो हेड टू हेड देखें तो 4 मुकाबले में से 3 लखनऊ जीते हैं और एक ही मुंबई ने जीत दर्ज की है। आज के मुकाबले में लखनऊ भारी पड़ेगी? सर देखें, लखनऊ पिछले 2 मैच हार के आ रही है और कहने को दोनों ही टीम के पास खोने पाने को कुछ नहीं है, ना तो खोने को कुछ है ना पाने को कुछ है। हम्म। तो अब पहली चीज तो ये कि ये मैच किसी पर भी, इस मैच का मतलब इन टीम दोनों टीम्स को हटा दें, इन टीम को हार जीत के साथ एक कैंपेन एंड करने वाली बात होगी। उसके हम्म। अलावा टूर्नामेंट पे तो इस मैच का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक डेड रबर है। हम्म। ठीक है। और दूसरी चीज, लखनऊ की बात करें, लखनऊ 2 मैच हार के आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लखनऊ भी कमबैक करने को सोचेगी और ये हम्म। मुंबई भी कमबैक करने को सोचेगी। लेकिन अगर आप बात करें दूसरी तरफ बैलेंस की बात करें, तो लखनऊ के पास 2 हार के बावजूद, बेशक वो भी बाहर हो गए टूर्नामेंट से, लखनऊ के पास मुंबई से अच्छा बैलेंस है। मेरा यही कहने का मतलब है। बिल्कुल। मुकाबले में कितने रन बनते नजर आ रहे हैं उमेश? मुकाबले में सर वानखेड़े की स्कोरिंग विकेट है, ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर टीम 180 190 कर देती है हम्म। और बाय चांस कोई बढ़िया हिटिंग कर देता है कोई बल्लेबाज और 200 को टच करते हैं, मतलब 180 से और 200 के बीच में स्कोर बनता है, हम्म। तो सेकंड इनिंग्स में डिफेंडेबल है भी और चेजेबल भी है, दोनों चीज है।
क्योंकि यहाँ पे पर बॉलर्स को क्या है ना, बॉलर्स को राइट एरियाज में बॉलिंग करना पड़ेगी, क्योंकि इस पिच पे बैटर्स के लिए बहुत कुछ है, बॉलर्स के लिए काफी कम है यहाँ पे असिस्टेंस। वानखेड़े स्टेडियम पिछले 2 मैचों में गेंदबाजों का दबदबा रहा है। उमेश, क्या इस बार कुछ ऐसा लगता है कि गेंदबाजों का दबदबा रहेगा या बैट्समैन जो है वो शानदार प्रदर्शन करेंगे? देखिए सर, डिपेंड करता है कि मुंबई अपना कौन सा लाइनअप लेके उतरती है, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देते हैं कि क्या होता है। और बॉलर्स का पिछले 2 मैच में आपकी बात सही है कि दबदबा रहा है। और दूसरी चीज ये कि लखनऊ के पास जो बॉलर्स हैं उनमें मुझे किसी की अच्छी खासी फॉर्म नजर नहीं आई। हम्म। अगर आप नवीन उलक और यश ठाकुर, ठीक है, उनके सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी की कमी दिखी है पूरे बॉलिंग अटैक में लखनऊ के। उनके एक प्राइम स्पिनर रवि बिश्नोई फॉर्म में नहीं नजर आए पूरे टूर्नामेंट में, अभी तक 13 मैच खेलने के बाद 13 पारियों में सिर्फ 8 विकेट। तो कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ा सा, मतलब दोनों टीम के पास बॉलिंग अटैक के मामले में, मुंबई मुंबई बॉलिंग अटैक मेरे हिसाब से इज नथिंग विदाउट माइनस जसप्रीत बुमराह। आप जसप्रीत बुमराह को माइनस कर दें उस बॉलिंग अटैक से, उनके पास क्या है? हम्म। गेराल्ड कोएट्जी हैं, आकाश मतवाले, लेकिन इकोनॉमिकल कितने, मतलब इकोनॉमी कितनी हाई है इनकी, एक्सपेंसिव कितने रहे हैं, इन्होंने रन कितने दिए हैं, वो भी तो देखा जाए ना। विकेट्स लिए हैं वो अच्छी बात है, रन रोकना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बॉलिंग का। हम्म। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज बैटर्स का डोमिनेट करने का मुझे मतलब ऐसा अंदेशा लग रहा है कि आज बैटर्स डोमिनेट कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, टॉस की अगर बात करें तो लगभग 60 मैचों में से 60 मैच जीते गए हैं जिन्होंने टॉस जीता है, 55 मैच जो है हारे। क्या टॉस का जो फैक्टर होता है, कहते हैं ना, सबसे पहली शुरुआत वहीं हो जाती है कि आपने टॉस जीता तो साइकोलॉजिकली आप जो है एक दबाव बना पाते। टॉस को कितना अहमियत देते हैं आप? टॉस सर अहम होता है, डिपेंड करता है कि ग्राउंड पे टॉस जीतने के बाद मैच विनिंग और लूजिंग स्टेट्स में कितना फर्क आया है। हम्म। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई ग्राउंड्स पर टॉस जीतने वाली टीम बहुत कम मैच जीती होती है और टॉस हारने वाली टीम ने ज्यादा मैच जीते होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी बार टीम्स टॉस जीती हैं उतनी बार वो ग्राउंड को, पिच को जज करने में फेल हो गई हैं, हम्म। क्योंकि वो डिसीजन तब तो टॉस हारने वाली टीम वो मैच जीत कर निकली हुई है ना। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि जैसा आपने बोला कि 60 मैच टॉस जीतने वाली टीम जीती है और 55 मैच हारने वाली टीम जीती है। तो यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि टॉस जीतकर टीम पहले क्या करती है। जिस तरह से पिछले 2 मैच में बॉलिंग को फेवर हुआ है, हम्म। तो कहीं ना कहीं दोनों कैप्टन के माइंड में चल रहा होगा कि पहले बॉलिंग ली जाए, बाद में कंफर्टेबली चेस कर सकते हैं। हम्म। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि, और ये भी बैक ऑफ द माइंड हो सकता है कि बॉलिंग अटैक्स दोनों टीम का अगर आप उठा के देखेंगे, मैचअप्स, प्लेयर टू प्लेयर बैटल अगर आप उठा के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी बैक ऑफ द माइंड होगा दोनों के कि बैटिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पहले एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता है, पहली पारी में दबाव भी नहीं होता है। हम्म। ये वाला फैक्टर भी एक दिमाग में आ सकता है। बिल्कुल। उमेश, मैं आपसे एक तुलनात्मक सवाल पूछना चाहता हूं कि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स से तिलक वर्मा वर्सेस केएल राहुल, स्ट्रॉन्ग किसको मान रहे हैं? सर स्ट्रॉन्ग तिलक वर्मा है, किसी भी हम्म। दिन आप मुझसे बात करें T20 की। क्योंकि केएल राहुल, अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं रिपोर्ट एक पढ़ रहा था, कहीं कुछ पढ़ रहा था, उसमें बहुत क्लियर बताया हुआ था कि केएल राहुल की जो प्रोफेशनल क्रिकेट में एंट्री थी वो एज अ रेड बॉल क्रिकेटर मेनली थी। यानी रेड बॉल यानी कि जो 3 से 4 दिन मतलब फॉर्म डेज वाला फॉर्मेट, या इंटरनेशनल में टेस्ट क्रिकेट होती है वो जो हम कहते हैं। तो T20 टेक्निक्स की आप बात करेंगे तो तिलक वर्मा इज मोर साउंड देन केएल राहुल इन ऑल द फैक्टर्स। आप हिटिंग एबिलिटीज देख लें, हाँ केएल हम्म। राहुल के पास क्लास है, लेकिन वो क्लास लॉन्गर फॉर्मेट में काम आती है, ओडीआईज में, टेस्ट्स में। T20 के लिए जो हिटिंग एबिलिटीज और जो आपको वर्ड गो से चलना पड़ता है ना पहली बॉल से, हम्म। वो तिलक वर्मा के पास है, और वो कहीं ना कहीं केएल राहुल के पास मिसिंग है। बिल्कुल। अच्छा, उमेश, व्हाट अबाउट रोहित शर्मा, निकोलस पूरन, इनके विषय में आपको क्या लगता है? सर रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं है, वरना तो किसी भी दिन रोहित शर्मा की फॉर्म का बड़ा सवाल है। क्लास की अगर आप बात करेंगे तो रोहित शर्मा एनी डे हाँ। ओवर निकोलस पूरन, क्योंकि हाँ। उसका एक वजह है। क्योंकि रोहित शर्मा के बारे में जो अक्सर जितने भी लोग बात करते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स, पुराने क्रिकेटर्स, जितने भी लोग बात करते हैं, वो यही बात करते हैं कि इस बंदे के पास कम से कम 1.5 सेकंड फालतू होता है कोई भी बॉल खेलने के लिए। हम्म। क्योंकि इसका जो शॉट जजमेंट है, बॉल को जज करने का तरीका है, वो किसी भी दुनिया के किसी भी बल्लेबाज से बेहतर है। और लारा ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर टेस्ट में किसी दिन मेरा रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो मुझे लग रहा है वो रोहित शर्मा ही है। हम्म। कर ये तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन निकोलस पूरन से कहीं ज्यादा साउंड बैट्समैन है रोहित शर्मा, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की जी। आप बात कर ले फिर उठा के। चलिए उमेश, दो और लोगों के बारे में आपसे जानूंगा और आपका ओपिनियन क्या है ये भी दर्शक समझेंगे। सूर्य कुमार यादव और मार्क्स स्टोइनिस। सर इसमें अगर आप बात करें क्लास प्लस टेम्परामेंट प्लस टेक्निक, हाँ। तो फिर कहीं ना कहीं तीनों चीज मिला के सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा मतलब एक अपर हैंड लेते हुए नजर आते हैं।
लेकिन अगर आप बात करें कि सिचुएशन को समझना, हम्म। क्योंकि हमने कई बार सूर्य कुमार यादव को बड़े मौकों पे इंडिया के लिए, हम्म। मैं मैं वाइड पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली आईपीएल। हम्म। सूर्य कुमार यादव को बड़े मैचों में कई बार हमने फेल होते देखा और बड़े मैचों में खो जाते, जैसे कि T20 ही फॉर्मेट की बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड का जब सेमीफाइनल था 2022 का, हम्म। उसमें वो आदिल राशिद की बॉल को पिक नहीं कर पाए थे और हम्म। 14 रन पे आउट हो गए, जबकि वो इतना बड़ा मैच था, सेमीफाइनल था, पूरे हम्म। टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन उस मैच में फेल कर गए। तो कहना चाहिए बड़े मैच का अगर आप प्रेशर देखें, खैर आज तो कोई बड़ा मैच ये है नहीं, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन होता प्लेयर का, हम्म। तो मार्कस स्टोइनिस बड़े मैच के प्लेयर हैं, हम्म। मेरे मेरे मुताबिक, मुझे जैसा लगता है। और कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव को अभी और अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, 360 अंतिम कह दिया। अंतिम नाम जो है उसको बताइए बैट्समैन पे, फिर इसके बाद मैं बॉलर्स पे बात करूं, क्योंकि अगर आप बॉलर्स को नहीं बात करेंगे तो मैच अधूरा रह जाएगा। ईशान किशन और क्यूडी कॉक, कौन आपको बेहतर लग रहा है? देखिए सर, क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन की बात करें तो सर क्विंटन डिकॉक किसी भी दिन अगर मतलब उनको ऊपर रखूंगा ईशान किशन से। एक्सपीरियंस की आप बात कर लें, जितना वक्त क्विंटन डिकॉक ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डाला है वो वक्त उठा के देखें, ईशान किशन की अभी नई उम्र है, उनके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्विंटन डिकॉक के पास ऑलरेडी मतलब उतना कुछ है कि वो पीछे से लेके चल रहे हैं। आप ये देखें कि कम एवरेज उनका कम दिखेगा आपको टूर्नामेंट में, उनके नाम के आगे अभी आईपीएल 2024 की अगर आप बात करें, लेकिन उनके सामने नाम के आगे देखें 3 हाफ सेंचुरीज हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वो या तो वो फेल हुआ है बंदा, या उसने हाफ सेंचुरीज की हैं। हम्म। यानी बीच में लटकने वाली बात नहीं कि 20 बॉल में 15 करना, कि बॉल भी आप वेस्ट कर जाएं हम्म। और मतलब रन भी कम कर जाएं। तो ये सब चीजें, हाँ, क्विंटन डिकॉक से एज अ सीनियर, जितना वो सीनियर प्लेयर है, ईशान किशन को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है क्विंटन डिकॉक से। हम्म। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने बैट्समैन की बात की, कई लोगों के नाम भी आपको मैंने कंपैरिजन किया। देखिए बैट्समैन की बात हो गई, बॉलर्स की अगर बात नहीं होगी तो बात जो है अधूरी रहेगी और बेमानी सी लगेगी। तो उमेश, मैं चाहता हूं कि कुछ मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट के बॉलर्स की भी हम तुलनात्मक बात कर लें कि कौन किस पर भारी रह सकता है। जसप्रीत बुमराह और नबीन उल हक, किसको आप स्ट्रांग मान रहे हैं? और जसप्रीत बुमराह, इस तो सवाल तो बनता है, पर सवाल का जवाब बहुत क्लियर है कि जसप्रीत बुमराह किसी भी दिन, जी। जसप्रीत बुमराह के आप कंसिस्टेंसी उठा के देखें हम्म। और उनका जो रन कंटेन करने की जो क्षमता है, रन रोकने वाली जो क्षमता है उसको देखें, वो कहीं ना कहीं नवीन उलग में मिसिंग नजर आई है। और सिर्फ आईपीएल 2024 में नहीं, नवीन उलग में पिछले कुछ सालों से ये चीज मिसिंग नजर आई है, जब से वो T20 क्रिकेट में थोड़ा ज्यादा दिखने लगे हैं, हम्म। तब से उनके अंदर रन रोकने वाली कैपेसिटी, विकेट्स वो लेते हैं नवीन उलग जाके, विकेट टेकिंग बॉलर वो हैं, हम्म। लेकिन रन उस तरह नहीं रोक पाते हैं, बाइटर्स पर प्रेशर उस तरह का नहीं बना पाते हैं जिस तरह का प्रेशर जसप्रीत बुमराह बनाते हैं। आप जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स उठा के देख लो तो किसी भी बॉलर के सामने जो इस जनरेशन का है, उसके सामने वो टॉप पे हैं वो। हम्म। तो अच्छा, आपको हार्दिक पांड्या और मोहसिन खान में क्या लगता है? ये थोड़ा सा सवाल मतलब ये थोड़ा सा सवाल है कि सोचने वाला सवाल है, क्योंकि मोहसिन खान एक प्रॉपर बॉलर है, हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है। हम्म। लेकिन अगर प्रदर्शन उठा के देखेंगे तो मिला जुला ही दोनों को रहा है। हम्म। दोनों में से किसी ने कोई खास परफॉर्मेंस बॉलिंग, हाँ, हार्दिक पांड्या ने एक मैच में 3 विकेट लिए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप पूछें तो मोहसिन खान को मैं ऊपर रखूंगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर बॉलर है। जी। और दूसरी चीज, हार्दिक पांड्या का जो है स्पेल कई बार वल्नरेबल है, वो इंजरी वल्नरेबल है, बहुत वल्नरेबल है, उनको इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए उनके साथ रिस्क भी रहता है कि यार इनसे पूरे 4 ओवर डलवाए जाए, क्या किया जाए, हम्म। या वो खुद डालें 4 ओवर, खुद भी कैप्टन है तो उनको यही सोचना पड़ता है। हम्म। तो मोहसिन खान कहीं ना कहीं उनसे बेहतर बॉलर है। चलिए, मैं पीयूष चावला और रवि बिश्नोई के बाद जानने के बाद आप बताइए, इसके बाद इन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इम्पैक्ट प्लेयर पे हम बात करेंगे। पहले इस पर बता दीजिए। सर पीयूष चावला, हम्म। क्योंकि एक्सपीरियंस आता है इन चीजों में। पहले आप पीयूष चावला की परफॉर्मेंस उठा के देखें 2024 की, और रवि बिश्नोई की उठा के देखें, पीयूष चावला ज्यादा बेहतर बल्ले गेंदबाजी करते नजर आए, उन पर रन जरूर पड़े हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से विकेट टेकिंग एबिलिटी, मुझे अभी भी शायद पिछला मैच या मुझे मैच का नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, पीयूष चावला को इंट्रोड्यूस किया गया था बॉलिंग अटैक में और उन्होंने अपने पहले ओवर की पहली बॉल पे विकेट लेके दिया था टीम को। हम्म। तो ये जो चीज होती है ना कि आप टीम के ट्रस्ट पे आप कैशिंग करा जाते हैं, टीम का ट्रस्ट के, टीम ने, कैप्टन ने आप में ट्रस्ट इन्वेस्ट किया और आप पहली बॉल पे आए और आपने विकेट लेके दिया, तो वो एबिलिटीज। और पीयूष चावला, जिस बंदे का लगभग 20 साल का प्रोफेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, 17 साल से तो फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल सब में खेल ही रहे हैं, हम्म। तो ओवरऑल 20 साल से भी ऊपर का कॉम्पिटेटिव क्रिकेट का एक्सपीरियंस जिसको हो, फिर वो तो किसी भी दिन, अभी नए लड़कों को भी सीखने की जरूरत है, रवि बिश्नोई है आपके, ईशान किशन है, बैटर्स हो बॉलर्स हो,
उनको क्विंटन डिकॉक या पीयूष चावला के मुकाबले बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में बताइए, क्या लगता है इम्पैक्ट प्लेयर कौन होने वाला है? लखनऊ अगर बैटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो आयुष भदोनी पर सोच सकते हैं एक बार कि आयुष भदोनी को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लाया जाए बैटिंग में, क्योंकि निकोलस पूरन वाइस कैप्टन है तो वो लाजमन खेलेंगे। और उसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं। और वहीं अगर आप देखें कि बैटर्स में और फिर बॉलर्स में भी लाना है, लखनऊ अगर सोच सकती है नवीन उलग को ला सकती है। हम्म। नवीन उलग या यश दयाल में से किसी एक को इम्पैक्ट बॉलर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ले सकते हैं अगर बॉलिंग में बात आती है तो। बिल्कुल। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की बात करें तो नमन धीर एक अच्छा ऑप्शन है उनके पास। तिलक वर्मा एक इम्पैक्ट बैटर के तौर पे आ सकते हैं क्योंकि बॉलिंग तो वो करते नहीं है। दूसरी चीज है, बॉलिंग की बात आती है तो देखते हैं क्या करती है मुंबई इंडियंस, गराल्ड कोइटसी को लेके आती है या नुवान थुसारा, श्रीलंका के अच्छे बॉलर है। नुवान थुसारा या गराल्ड कोइटसी में से किसी एक को 11 में रख सकते हैं या किसी हम्म। दोनों में से ही किसी एक को इम्पैक्ट भी रख सकते हैं। बिल्कुल उमेश, कभी मुंबई इंडियंस जो है वो चैंपियंस हुआ करती थी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कि फाइनल जीत के विदाई लेंगे या हार कर विदाई लेंगे। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम में क्या तब्दीली आपने महसूस किया? देखिए सर, बहुत क्लियर सी चीज है, तब्दीलियां ना, टीम वही है, प्लेयर्स वही हैं आपके पास। आपने एक फैसले ने पूरी फ्रेंचाइजी के पूरा डायनेमिक्स बिगाड़ दिए। मतलब ये मान के चलें टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इंस्टाग्राम कमेंट्स पे, इंस्टाग्राम पोस्ट्स पे खबरें बन रही हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब मेरे को समझ से परे जा रही हैं चीजें। टूर्नामेंट से ठीक पहले बाकी टीम्स प्रिपेयर कर रही हैं, टैलेंट स्काउट में लगी हुई हैं, बाकी टीम्स का ध्यान है कि हम क्या प्रिपरेशन होगी, क्या 11 क्या होगी, ये सब चल रहा है। उधर यही चल रहा है कि भैया हेड कोच ने मार्क बाउचर ने क्या स्टेटमेंट दे दी रोहित शर्मा के बारे में, हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया तो फलाने प्लेयर ने क्या स्टोरी लगा दी इस पे, सूर्य कुमार यादव ने क्या स्टोरी लगाई, जसप्रीत बुमराह ने। तो जो ये चीज है ना सर, प्लेयर्स वही हैं, ऑनेस्टली प्लेयर्स वही हैं, टीम वही है। हार्दिक पांड्या पहले 2 सीजन छोड़ के तो खेले ही है ना मुंबई इंडियंस के लिए, तो एक तरह से वो भी कोई नए नहीं है मुंबई इंडियंस कैंप के लिए। लेकिन जो एक डिसीजन था ना कैप्टनसी चेंज करने का, और जिस तरह से बिना एक उस बंदे को आपने कंसल्ट नहीं किया कि जिसने आपको 5 ट्रॉफी जिता के दी, उससे आपने बात करना जरूरी नहीं समझा, तो ये चीज कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है टीम की परफॉर्मेंस पे। और जैसा कि सहवाग ने कहा, मैं भी उस चीज के साथ एग्री करता हूं कि मुंबई इंडियंस के लिए बेहतर ये होगा कि रोहित शर्मा तो शायद अगले सीजन नहीं दिखने वाले मुंबई इंडियंस के लिए, और उनके लिए ज्यादा बेहतर ये होगा कि अगर रोहित शर्मा नहीं दिख रहे हैं तो हार्दिक पांड्या को भी रिटेन ना करें। अगर उन्हें मजीद अपनी जिल्लत से बचना है आने वाले सीजन में, तो उनको यही बनता है कि हार्दिक पांड्या को भी रिटेन ना करें। बिल्कुल। चलिए उमेश, मैं एक फाइनल कमेंट आपसे ये चाहूंगा कि ओवरऑल देखिए, हम तो बात कर ले, अब कोई भी टीम जीते कोई भी टीम हारे, लेकिन हमारा कई सारे परसेप्शन हो सकते हैं, लेकिन दर्शकों को क्या मजा आने वाला है? आज मेन तो है दर्शक यही सोच के जाते हैं कि हाँ मजा आएगा या नहीं। देखा सर, क्रिकेट का गेम है और क्रिकेट इंडिया में एक जुनून है। हाँ। आप चाहे डेड रबर हो चाहे उसको कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन ऐसे मैच जब कई बार होता है कि डेड रबर काफी रोमांचक हो जाते हैं। हाँ। कई बार जिन मैचों का टूर्नामेंट में कोई फर्क नहीं पड़ना होता, वो मैच इतने रोमांचक हो जाते हैं कि दर्शक उस मैच को बड़ी तवातर से देखने लगते हैं, बड़े गौर से देखने लगते हैं कि यार इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि फिर वो मैच ना टूर्नामेंट से हटके एक स्पेशल चीज बन जाती है। और यकीनन दोनों टीम के फैंस होंगे, और फैंस लॉयल होते हैं सर, हमेशा किसी भी टीम के हों, जी। फैंस बहुत लॉयल होते हैं कि चाहे टीम बाहर हो जाए, चाहे अंदर रहे, चाहे क्वालिफाई करे ना करे, लेकिन फैंस अपनी टीम का कोई मैच नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो बाहर हो गई हो पहले। मुंबई इंडियंस के फैंस भी लॉयल हैं, लेकिन वही मैं कहूंगा कि जिस तरह से फैंस डिवाइड हुआ है इस बार मुंबई इंडियंस का, कि रोहित शर्मा फैंस अलग बिल्कुल। हो गया मामला और मुंबई इंडियन फैंस अलग हो गया, वो नहीं होना चाहिए था, उसने कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाला। बाकी हाँ, एक्साइटमेंट सबके अंदर है, हम भी देखना चाहते हैं आज क्या होता है। चलिए उमेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, कई सारे एक्सपर्ट बातें आपने बताई। अब देखना ये होगा कि मुंबई इंडियंस कितना शानदार प्रदर्शन करती, कौन जीत के साथ इस सफर को विराम देता है। नमस्कार।